सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, हमने ऊन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो हम अब रेशम के बारे में शुरू करेंगे। रेशम इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं। रेशम के रेशे भी जानता और रेशे होते हैं, मतलब ये एनिमल से पाए जाते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट पालन और सेरीकल्चर कहलाता है। जैसे अलग अलग तरह के, जैसे मुर्गी पालन होता है, ऐसे अलग अलग रेशम निकालने के लिए भी जो है रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं और रेशम कीट पालन बोलते हैं। अपने माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए और विभिन्न प्रकार के रेशम की सूचीबद्ध कीजिए। आप चाहें तो ये जो रेशम अलग अलग प्रकार के आप कपड़ों से पता कर सकते हैं, घर में भी आपके होंगे बहुत सारे। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीव चक्र के बारे में हमें पढ़ना है। मतलब जो रेशम का कीड़ा जो रहता है, उससे शुरू से लेके जब पालते हैं तो वहाँ से लेके और रेशम बनाने तक की पूरी प्रोसेस को हमें पढ़ना है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र हम पढ़ना है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर और इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा और कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेती है। यह जाल उसे अपने स्थान से बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम बन जाता है। देखो, जैसे 8 के रूप में ऐसे बन गया है। जो रेशम का रेशा बन जाता है, जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर भी होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा और स्टील के तार जितना मजबूत होता है। मतलब रेशम का भी जो रेशे रहते हैं वो बाकी जो रेशे रहते हैं उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं, इसमें ये बताए हैं। और नर और मादा, इसमें क्या फ़र्क दिखा रहा है, जैसे इसमें यहाँ पे देख सकते हैं जो पंखों में उसमें भी फ़र्क दिख रहा है। उसके बाद ये सहतूत की पत्ती पर जो उसके अंडे रहते हैं, ये जो कीड़ा इसमें बता रहे हैं। उसके बाद जो कोकून बनता है, उसके बाद कोकून कैसे विकसित हो रहा है, इसमें पूरा बताया हुआ है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशे से तैयार होता है। जो मतलब जो कीड़े यहाँ पे बनते हैं कोकून, इससे जो रेशम मिलता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता और चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोशा रेशम अतः अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जो रेशम दिए हुए हैं, जिसमें टसर रेशम, मूगा रेशम और कोशा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम इसमें जो दिए हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि सबसे सामान्य जो है वो सहतूत रेशम कीट, मतलब सहतूत के पत्तों पे यहाँ पे बता रहे हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु और चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार से जो इसे ठंडी के टाइम जो वस्त्र बनते हैं वो इन सभी से भी बन जाते हैं। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन
भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। मतलब जो है पुराने समय से भी ये चलता आ रहा है, रेशम कीट का जो पालन हमारे यहाँ पे होता है। सो एक्टिविटी 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तक में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अलग अलग पीस आप चाहें तो अलग अलग कलर के जो है रेशमी कपड़े चिपका सकते हैं, और अपने घर वालों की मदद से भी चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं, जिसमें शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। मतलब इससे आप ये जो एक्टिविटी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि रेशम अलग अलग प्रकार के कौन से होते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। चाहे तो आप अलग अलग जो कीटों को एकत्र कर सकते हैं। 3.6 क्रियाकलाप में बताया है, किसी कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? मतलब जो संश्लेषित मतलब कृत्रिम वाले, मतलब मैन मेड वाले और नेचुरल वाले, इनमें आप जब एक एक धागा जलाएंगे तो अलग अलग तरह की गंध आएगी। अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था अब कब जाती है, एक क्रियाकलाप 3.7 का प्रयास करें। अब इसके बारे में हमें जानना है तो इस बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। 3.9 चित्र जो इसमें दिया है यहाँ पर, ये वाला चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए और रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गट्टे अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। इन चित्रों को आपस में मिलाकर दीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। कोई भी सबसे जल्दी ऐसा करे तो वो विजेता। मतलब आप चाहें तो एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, जिसमें मतलब ये सभी जो यहाँ पे दिए हुए हैं कैसे 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 जो स्टेप में आता है वो आप इसको जमा सकते हैं अलग अलग काट के। जो आपकी पुरानी बुक्स हैं उससे आप कोशिश कर सकते हैं। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इससे आप अपनी स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। जो आपकी स्क्रैप बुक वगैरह है उसमें आप चाहें तो ऐसा चिपका सकते हैं। इसमें बता रहे हैं रेशम कृमि पालन कैसे करते हैं। ये मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे यहाँ पर और शहतूत की पत्तियों पर खाते हुए लार्वा रेशम कृमि और शहतूत की पत्तियाँ और कोकून अलग अलग बता रहे हैं। तो कोकून से हमें आगे रेशम तक पढ़ना है। सो हम इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब जो सिल्क वर्म्स को जो उनका पालन है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्टेड द काइंड्स ऑफ सिल्क। मतलब आप चाहें तो घर से भी पता कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो सिल्क उनकी साड़ियाँ से कि अलग अलग प्रकार का सिल्क कौन सा होता है। और बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। पहले मतलब हमें सिल्क के बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पहले हमें लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा सिल्क मोथ का, जिससे हम पता कर पाएंगे कि आखिर सिल्क कैसे बनता है। सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैज लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स एंड सिल्क बॉम्ब्स। मतलब जो फीमेल सिल्क मोथ रहते हैं वो अंडे देते हैं और उससे जो है आगे की प्रोसेस लार्वी रहते हैं और सिल्क बॉम्ब बनते हैं।
and they grow in size. When the caterpillar is ready to enter the next stage of life history is called pupa. मतलब कैटरपिलर से जो आगे की स्टेज रहती है उसे हम प्यूपा कहते हैं. इट फर्स्ट वेव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, मतलब वो अपने चारों तरफ एक पूरा नेटवर्क बना लेता है जिससे वो आसानी से रह सके. एंड देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिंगर लाइक एट्स, और 8 ऐसे इसमें बता रहे हैं ये स्ट्रक्चर बन जाता है. ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ protein which hardens on exposures to air become a silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turn into pupa, and this covering is known as cocoon. मतलब जब वो पूरी चारों तरफ कवरिंग करने लगता है, ऐसी हार्ड कवरिंग होती जाती है सिल्क की, तो उसको हम बोलते हैं आखिरी में कोकून. And the further development of pupa into moth contains inside the cocoon silk fiber are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as compared to thread of steels? मतलब जो रेसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं जो कोकून से उससे आगे बनते हैं. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in textures, जिसमें आते हैं कोर्स, स्मूथ और शाइनी. एंड दस तैसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये अलग अलग प्रकार के जो है इसमें सिल्क बताए हुए हैं. ये आप चाहें तो घर पे भी जो एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे मतलब आपको पता चल जाए कि अलग अलग प्रकार के सिल्क कौन से रहते हैं. These are the obtained from cocoon, spoon by different types of moths, and the most common silk moth is a mulberry silk moth. और ये मतलब मोस्ट जो कॉमनली जो पाया जाता है, क्योंकि ये एकदम इसका देखना और मतलब दिखने में भी बहुत अच्छा रहता है और इलास्टिक मुलायम भी रहता है. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft and lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. मतलब अलग अलग कलर में कर दिया जाता है, इसलिए कॉमनली ज़्यादातर इसका यूज़ होता है. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडियाज प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. मतलब अलग अलग स्केल पे जो है इसका यूज़ होता है और हमारे इंडिया में अलग अलग तरह से इसका प्रोडक्शन होता है. सो हम एक्टिविटी 3.5 के बारे में बात करेंगे. कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. चाहे तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं घर पे, अलग अलग तरीके के छोटे छोटे काट के आप सिल्क रख सकते हैं. एंड यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट ऑफ कट पीसेस. मतलब उनके पास बहुत सारे कट पीस रहते हैं, उससे चाहे तो आप ले सकते हैं. टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ. और आप जो अलग अलग प्रकार के सिल्क रहते हैं, टसार और एरी सिल्क, मोगा सिल्क, मलबेरी, तो इनके बारे में आप एक एक्टिविटी करेंगे तो इससे आप पता कर सकते हैं. कंपेयर द टेक्सचर दीज सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस which contain synthetic fiber. Try and collect pictures of different moth whose caterpillars provide the various types of silk. और आप जो सिल्क इकट्ठा करेंगे तो उनके अलग अलग जो टेक्सचर्स और कैसे सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, थोड़ा कौन शाइनी है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं. उसके बाद एक्टिविटी 3.6 में बताया है टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर थ्रेड सिल्क थ्रेड. मतलब एक आपको आर्टिफिशियल वाला लेना है और एक नेचुरल वाला लेना है, प्योर वाला. तो दोनों धागे आप जब ले लेंगे तो उससे आपको क्या करना है, जब उनको बर्न करेंगे मतलब आप उसको जलाएंगे तो दोनों से क्या स्मेल आती है वो आपको पता करना है. नाउ बर्न अ वोलन फाइबर केयरफुली. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क एंड दैट ऑफ प्योर. मतलब दोनों की जो बर्निंग है वो एक जैसी रहेगी. कैन यू एक्सप्लेन वाई. तो इसमें हम क्यों रहेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज रीच्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ एंड ट्राई टू फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ. यदि ये कैसी इन दोनों की स्मेल क्यों एक जैसी रहती है तो उसके लिए हमें एक्टिविटी 3.7 पढ़ना पड़ेगा.
सो फोटोकॉपी फिगर 3.9 कट द पीसेस ऑफ दीज। आप चाहें तो इसकी एक फोटोकॉपी लेके वो जो पीसेस इसमें दिए हुए हैं 3.9 फिगर में, इनको आप काट लीजिए और इसको जब अलग अलग स्टेज में आपको जमाना है कि पहले स्टेज कौन सा आता है, सेकेंड ऐसा, थर्ड करके फाइनल स्टेज में एक ऐसा पूरा बटरफ्लाई बन जाता है। सो photocopy of cut out pictures of the stage of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard and chart paper, jumble them. Now try and arrange the stage in the correct sequence in the cycle form. Whoever does it fastest wins। मतलब आप चाहें तो आपके ग्रुप के बीच में कर सकते हैं इसको, और जो जल्दी कर लेगा वो समझो उसको आप विक्ट्री दे सकते हैं। You may also describe the life cycle in your own word, write it down in your scrapbook। स्क्रैपबुक में आप जब करेंगे तो आप उसमें भी आप नीचे उसमें लिख सकते हैं कि कौन सा स्टेज है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप विस्तार में बता सकते हैं। सो आगे हम बात करेंगे, उसके पहले हम एक यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। In India, women are significantly involved in the various kind of industry related to silk production। मतलब जो हमारे देश में वुमेन्स हैं अलग अलग तरीके से मतलब काम करते रहते हैं इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगह पे। एंड दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय their enterprises। they contribute to the nation economy। China leads the world in silk production and India also ranks among the leading silk producing countries। मतलब अलग अलग जो प्रोसेस रहती है उन सभी में वुमेन का बहुत सारा रोल रहता है। तो चाइना है जो सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है, लेकिन हमारा इंडिया भी इसमें रैंक में रहता है। सो आगे हमें बात करना है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। सो हिंदी में हम बात करते हैं रेशम की खोज, और उसके पहले यहाँ पे जो येलो है ये यहाँ पे दिया है ब्लू कलर में। भारत में रेशम उत्पादन में संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकून में से रेशम को निकालने, कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकता महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं और रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम का उत्पादन देशों में गिना जाता है। तो आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं कि जो लिस्ट है कि उसमें नंबर 1 पे और टॉप 10 के जो है वर्ल्ड में वो कौन प्रोडक्शन करता है। सो आगे हमें बात करना है कोकून से रेशम तक के बारे में। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्र करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब हमें आगे बात करना है रेशम कीट पालन कैसे होता है। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे दिखा रहे हैं ये अंडे। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों और अपना कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। मतलब आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे तो आपके एरिया में नहीं मिलेगी, अलग अलग एरियाओं में जो किए जाते हैं। तो जो इसका कीट पालन करते हैं वो लोग, उनके पास से आप आसानी से ले सकते हैं। तो अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों और अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक और किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों और उचित ताप आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। मतलब एक नॉर्मल जो जितना टेम्परेचर वगैरह रिक्वायर्ड रहता है उसमें ये अच्छे से उनको रख देते हैं, ज़्यादा नमी नहीं रहना चाहिए। और वहाँ पर अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिसमें अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मतलब हमेशा से जो पत्तियां हैं वहाँ पे रहते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा दिन रात तक खाते रहते हैं, इसलिए उनका साइज़ बढ़ता जाता है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद एक कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने
छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहलियाँ रख दी जाती हैं जिसमें कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिससे भीतर प्यूपा रहता है, विकसित होता है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कोकून इसमें दिखा रहे हैं। चित्र में डी वाला आपको देखना है, ये कोकून यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनमें कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब रेशम का संसाधन कैसे होता है वो आगे हमें बात करना है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है और वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है और भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। मतलब पूरे जब उसको पानी में डाल देते हैं तो अलग से जो धागे बन जाते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से में की जाती है जो कोकून में से फाइबर और रेशों को निकालती है। फिर रेशे के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम से धागे प्राप्त किए जाते हैं और बुनकरों द्वारा इन्हीं रेशमों को धागों से फिर आगे वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि आखिर रेशम की खोज कैसे हुई होगी। रेशम की खोज का यथार्थ संभवतः समय अज्ञात है, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं है कि आखिर कब, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लोइंग जी ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। तो सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे और उनमें से यह देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागे का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसमें कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे भी सिल्क रूट कहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे वहाँ पे उन लोग ने पहले पता चला, फिर धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलता गया है ऐसे। आगे हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स are reared and their cocoons are collected to get silk thread. Rearing silkworms, female silk moths lay hundreds of eggs at a time, मतलब एक बार में बहुत सारे अंडे देती है। And the eggs are stored carefully on strips of cloths or paper and sold to silkworm farmer। जो सिल्क की खेती वगैरह, मतलब उनकी खेती और फार्मर जो रहते हैं उनको इन अंडों को अच्छे से या फिर स्ट्रिप क्लॉथ के उसमें कपड़े में या फिर पेपर में रख के दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। और अच्छे से टेम्परेचर और नंबर उसमें रखते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म रहता है। द एग आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves। मतलब जो नई नई पत्तियाँ आती हैं तब ये प्रक्रिया की जाती है। उस टाइम क्या उनको जो पत्तियों को खाते हैं कैटरपिलर। द लार्वी द कॉल द कैटरपिलर और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। मतलब वो दिन और रात खाते रहते हैं जिससे उनका साइज बढ़ जाता है। जैसे बता रहे हैं मलबेरी का, जो शहतूत का जो पत्ता है। द लार्वी आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस, मतलब बांस की जो ट्रे में रखे जाते हैं। अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, और जो नई नई पत्तियाँ आती हैं उसको भी साथ में रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे ऑफ स्पिन कोकून्स। उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद वो खाना बंद कर देते हैं और जो बेम्बू के जो चेम्बर रहते हैं छोटे छोटे बांस के, उसमें रहने लगते हैं।
Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoon get attached. The caterpillar or silkworm spins and the cocoon inside which develops the silk moth. And processing of silk की processing अभी हम देखना है. A peel of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposure to steam. The silk fiber separates out. The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. और उसके बाद या फिर भाप में या फिर जो गर्म पानी में उबाला जाता है जिससे जो धागे निकल आते हैं. फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस से मशीन से उस धागे को अलग कर लिया जाता है और इससे अलग अलग सिल्क से फिर फाइबर से और उससे धागे बनाए जाते हैं. तो रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड्स द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून. सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवेन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स. मतलब और उसके बाद जो अलग अलग मशीनों से भी उपयोग किए बनाया जाता है धागा या फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस से जो है सिल्क के जो है कपड़े बनाए जाते हैं. सो हम समरी के बाद बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें. रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी या याक से ऊन प्राप्त की जाती है. अतः रेशम और ऊन जानता और रेशे हैं. ऊँट, लांबा और एल्पेका के बालों को भी ऊन बनाने के लिए प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है. भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है. भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन एवं छटाई की जाती है. फिर सुखाने के लिए उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है. अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं. रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं. कोकून के रेशों को पृथक करने और उनका संसाधन किया जाता है. फिर रेशम का धागा बनाया जाता है. इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं. और बुनकर रेशम के धागों में रेशम के वस्त्र बुनते हैं. सो हम इंग्लिश में यदि समरी बात करें तो सिल्क कम फ्रॉम silkworms and wool is obtained from sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fibers. The hair of camel, llama or alpaca are also processed to yield wool. In India, mostly sheep are reared for getting wool. Sheep's hair is sheared off from the body and scored, sorted, dried, dyed and spun and woven to yield wool. Silkworms are caterpillars of silk moth. During their life cycle, the worms spin cocoons of silk fiber. Silk fiber is made up of protein, and silk fiber from cocoons are separated out and reeled into silk thread. And weavers weave silk thread into silk cloth. और अलग अलग तरीके से जो है सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं. सो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप बिल्कुल चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना. और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना. फिर मिलेंगे हम नई वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.